नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो बायोलॉजी में आज मैं आपको अगला लेक्चर पढ़ाने वाली हूँ। और आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मुकुलन से। तो मुकुलन से लेकर मैं पुनरुद्भवन तक आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। तो मुकुलन में क्या होता है कि जो जनक होता है उससे नए जीव की उत्पत्ति एक ऊर्ध्व के रूप में होती है। ऊर्ध्व मतलब होता है कि एक उठाव या शरीर से बाहर। तो इसमें क्या होता है कि ये कुछ समय बाद ये स्वतंत्र मतलब जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है, जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, बहिर्जात और दूसरा था आंतरिक। तो बहिर्जात में क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि उदाहरण होता है हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है कि जो उसका निचला पार्ट होता है, निचले पार्ट से एक अलग शरीर से बाहर एक अलग पार्ट निकलता है, जिससे क्या होता है कि वो एक स्वतंत्र सिरे पर एक स्पर्शक का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है कि नया जीव का निर्माण होता है। तो ये हो गया हाइड्रा की बात। और फिर वो स्पर्शक से क्या होता है कि वो स्पर्शक स्वतंत्र यानी कि शरीर से अलग हो जाता है और फिर वो एक स्वतंत्र जीव का निर्माण करता है। तो ये हो गया एक हाइड्रा का कि शरीर के निचले पार्ट से एक स्पर्शक का निर्माण होता है। वो स्पर्शक कुछ समय पश्चात जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव का निर्माण कर देता है। तो ये हो गया हाइड्रा की बात। लेकिन इसी का एग्जाम्पल ईस्ट भी होता है। ईस्ट में क्या होता है कि जो जनक होता है वो उसके ऊपर वाली पार्ट से यानी कि यहाँ सिर के पास एक, जैसे हमारे बॉडी के ऊपर ये सिर होता है, तो ये एक अलग मान लो बाद में निकले और फिर वो अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करे, तो वैसे हो जाता है ईस्ट का उदाहरण। तो मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ, आप बेहतर ढंग से समझोगे क्योंकि कॉपी में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम हाइड्रा की बात करते हैं। और हाइड्रा में क्या होता है कि सबसे पहले तो एक जीव होता है। तो मान लो ये सबसे पहले एक हाइड्रा हुआ। इसके निचले पार्ट से एक ऐसे छोटा सा एक उभार आता है, यानी कि धीरे धीरे वो स्पर्शक का निर्माण करेगा। उसके बाद क्या होता है और उसके बाद क्या होगा कि ये हल्का सा बड़ा होगा और ये भी हल्का हल्का से निर्माण करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और फिर क्या होगा कि ये जो है ये अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करेगा। और इसी को कहते हैं हाइड्रा का एग्जाम्पल। क्योंकि हाइड्रा में क्या होता है कि निचले पार्ट से एक स्पर्शक का निर्माण होना स्टार्ट होता है, फिर धीरे से वो वृद्धि करता है, फिर एक परिपक्व अवस्था में आ जाता है और फिर एक ऐसा स्टेज आता है कि जहाँ पे वो शरीर से अलग होकर एक स्वतंत्र संतति यानी कि एक नए जीव का निर्माण करता है। तो इसको हम कह सकते हैं संतति। संतति हाइड्रा, ये हो गया संतति हाइड्रा। और ये था हमारा जनक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निचले पार्ट से एक स्पर्शक का निर्माण होता है और वो स्पर्शक कुछ समय पश्चात जब परिपक्व हो जाता है, जब विकसित हो जाता है, तो क्या होता है कि वो शरीर से अलग होकर एक स्वतंत्र संतति हाइड्रा का निर्माण करता है। और उसके बाद हम ईस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है असल में, कि ईस्ट में मतलब क्या क्या होता है। तो मैं आपको वो बता देती हूँ कि सबसे पहले तो ईस्ट में एक असमान विभाजन द्वारा मुकुल का निर्माण होता है जो जनक से जुड़ा होता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो पृथक हो जाता है और पृथक होकर नए जीव का निर्माण करता है। और उसके बाद बताया गया है कि ईस्ट पर कभी कभी कई मुकुल भी उपस्थित होते हैं। कई मुकुल कैसे उपस्थित हो सकते हैं कि मान लो हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो ये है, इस पे हम कहते हैं कि एक मुकुल उपस्थित होगा ऐसे गोल गोल। लेकिन अभी मैं कहती हूँ यहाँ पे कई सारे मुकुल उपस्थित है, तो फिर आप कह सकते हो कि वहाँ पे पुत्री कोशिकाएं भी उपस्थित हो सकती है। मतलब कि जैसे कि जरूरी तो है नहीं कि एक लड़का ही हो, तो लेकिन लड़की भी यानी कि पुत्री कोशिकाएं भी हो सकती हैं। लेकिन पुत्री कोशिकाएं उपस्थित होंगे जब एक से अधिक मुकुल उपस्थित होंगे। और तब क्या होता है कि इस अवस्था को टोरुला अवस्था कहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को टोरुलेशन कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक रिक्तिका होती है, क्योंकि एग्जाम्पल से आप बढ़िया समझ सकते हो। ये मैं खुद अपना वो बताती हूँ एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी एग्जाम्पल से बढ़िया समझ पाते थे, तो मैं आपको भी एग्जाम्पल समझाऊंगी। और ये हो जाता है केंद्रक। और उसके बाद इसमें कई सारे वो उपस्थित होते हैं यानी कि द्रव उपस्थित होता है। और बाद में क्या होता है कि ये हल्का सा जो केंद्रक होता है ये ऐसे थोड़ा बढ़ के आधा इसमें हो जाता है।
और ये रिक्तिका होगी, ये केंद्रक हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। और यानी कि यहाँ पे केंद्रक विभाजित होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। केंद्रक विभाजन होता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ पे रिक्तिका हो गई है, और उसके बाद जो ये यहाँ पे ये एक अलग हो जाता है, और ये जो है यहाँ पे एक अलग हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि एक नए जीव का निर्माण होगा, जिससे क्या होगा कि ये कह सकते हैं कि ये और ये मिलकर एक संतति कोश का मतलब निर्माण करता है। क्योंकि जब ये और ये केंद्रक डबल हो जाते हैं तो फिर एक आगे चलकर एक केंद्रक और एक रिक्तिका और कोशिका द्रव आपस में सब मिलकर एक नए जीव का निर्माण कर देते। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बात करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आंतरिक मुकुलन। तो आंतरिक मुकुलन में क्या होता है कि जो जलीय स्पंज और समुद्री स्पंज होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो मुकुल कलिकाएं होती हैं वो शरीर के अंदर होती हैं और उन्हें लघुपत्र कलिका कहते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, और मैं आपको जब नोट प्रोवाइड कर दूंगी तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो मैं अब आपको आगे पढ़ाती हूँ। अब पढ़ते हैं हम बीजाणु जनन के बारे में। तो बीजाणु जनन के बारे में पढ़ना काफ़ी आसान है, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपको मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेगा। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ। जो बीजाणु जनन होता है वो एक कोश की पतली भित्तियुक्त अगुणित अलैंगिक जननकाय होता है। इसमें क्या होता है कि इसका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये नए जीव का निर्माण करता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु जनन और अचल बीजाणु जनन। तो चल बीजाणु जनन में क्या होता है कि जो चल बीजाणु होता है उनका अनुकूल परिस्थितियों में होता है, और अनुकूल परिस्थितियों में निर्माण होने का मतलब है कि ये कशाभ युक्त होते हैं। और फिर क्या होता है, जब ये बीजाणुधानी से पृथक हो जाते हैं तो क्या होता है कि जल में स्वतंत्र रूप से तैरने लगते हैं। तैरने में क्या होता है कि फिर ये आधार पे आके चिपक जाते हैं, और फिर इसमें क्या होता है कि कशाभ लुप्त हो जाते हैं। और कशाभ लुप्त होते ही क्या होता है कि फिर क्या होता है, प्रत्येक चल बीजाणु से एक नए जीव का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बात करती हूँ। अचल बीजाणु में क्या होता है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, ये कशाभ रहित होता है, और इसमें क्या होता है कि इसके चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है, और जिससे क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर ही नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। भवन जो लास्ट टॉपिक है, उससे पहले हम एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं कि खंडी भवन। खंडी भवन में क्या होता है कि इसमें जो इसका एग्जाम्पल है वो होता है यूलोथ्रिक्स मार्केंसिया स्पायरोगायरा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो जनक होता है वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, और टूट कर क्या होता है कि प्रत्येक भाग से जो टूट जाता है उससे कहते हैं पुनरुत्थ भवन द्वारा नए जीव का निर्माण करता है। इसको कहते हैं खंडी भवन। खंडी भवन मतलब खंडों में टूटना, 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना खंड कहलाता है। तो खंडी भवन मतलब खंड मतलब पता ही चला कि खंड में टूटना, टूटने के बाद नए जीव से निर्माण करना। तो नए जीव से निर्माण कब होगा, जब पुनरुत्थ भवन होगा। आपने पढ़ा नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगी कि पुनरुत्थ भवन द्वारा भी नए जीव का निर्माण होता है। तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो आप देखते रहिएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कि पुनरुत्थ भवन किसे कहते हैं। तो ये आपको मैं पढ़ाती हूँ, आपको काफी मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम पुनरुत्थ भवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसा कि आपको पता है बायोलॉजी में कई नाम होते हैं जो कि उसके डिफिनेशन को व्यक्त करें, जैसे कि खंडी भवन, आंतरिक मुकुलन, बाह्य मुकुलन, हाइड्रा, कुछ भी है। बायो में लगभग अधिकतर नाम 100 में से 90% नाम तो वो डिस्कस करते हैं कि हाँ ये क्या बता रहा है। तो जैसे कि पुनरुत्थ भवन मतलब पुनर्जन्म। पुनरुत्थ भवन मतलब पुनर्जन्म। मतलब पुनर्जन्म क्या होता है कि नॉर्मली जब इंसान दिखाते हैं कि इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कुछ होता है जिसके कारण क्या होता है कि उसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो जीवाणु होते हैं या कुछ और होता है, कवक जीव कुछ भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि खंडों में टूट जाते हैं। टूटने के बाद नए जीव का निर्माण करना मतलब पुनर्जन्म होना। तो जैसे पता चल रहा है कि पुनरुत्थ भवन मतलब पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का मतलब है कि एक जीव है, मान लो ये जीव है, हमारी उंगली में 3 लकीरें हैं, 1, 2 और ये 3। अब मैं कह दूं कि ये उंगली यहाँ से कट जाए, यहाँ से कट जाए, यहाँ से कट जाए, और इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, 1, 2, 3। अब 3 मतलब ये पार्ट से एक नए जीव का निर्माण होना, मतलब इससे एक पूरी उंगली का निर्माण होना, फिर इससे एक पूरी उंगली का निर्माण होना, और इससे पूरी उंगली का निर्माण होना, मतलब मेरा इस उंगली का पुनर्जन्म हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस उंगली का जब भी आपसे कोई पूछे पुनरुत्थ भवन, तो आपको मेरी कही गई बात, मेरी उंगली याद आनी चाहिए। यानी कि 3 पार्ट होते हैं, 3 मतलब
कई खंडों में टूटने के बाद उस खंड से नए जीव का निर्माण होना मतलब पुनरुद्भवन कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। इसका एग्जाम्पल होता है प्लेन एरिया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसके नोट अगले लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगी। जब आप नोट को पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूं। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।